आपका फायर नंबर क्या होगा? फायर नंबर यार, मैं अपने फायर नंबर से बहुत आगे निकल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा आगे। फायर नंबर मेरा बहुत ही छोटा सा होगा, मैं सोचता भी नहीं उस बारे में। अगेन क्यों? क्योंकि शायद मेरे खर्चा बहुत कम है। तो फायर नंबर मतलब क्या होता है कि एनुअल एक्सपेंसेस आपके जितने हो गए मल्टीप्लाई बाय 25, करेक्ट? ये भी, इसमें भी बहुत फॉर्मूले हैं। एक तो ये जो फॉर्मूले वाली वीडियोस बनती है ना, ये आपको गलत ज्ञान देती है। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अच्छी है, लेकिन अगर आप एक्चुअल प्लानिंग करना चाहते हो, आपको डीप डाइव करना पड़ेगा। अब फायर नंबर 25 हो सकता है, किसी का 25 हो, किसी का 33 हो, किसी का 50 हो। आपका कंफर्ट क्या है? आपको रात को नींद किस में आ जाएगी कि भाई अब टेंशन नहीं है जीवन में, सो जाऊंगा मैं, राइट? तो वो फायर नंबर आपको अपना खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से। तो राइट? आपका एग्जांपल देके समझाओ, आपका क्या नंबर है एंड कैसे आपने मैं कैलकुलेट आपको किया? बताता हूँ ऑनेस्टली, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जब मैं सीए बना था, तो मैंने पैसा कमाना शुरू किया। बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं कमाते थे, जो भी थोड़ा बहुत कमाते थे, मेरा तब टारगेट ये था कि किसी तरीके से 12-15 लाख की एफडी कर लूँ। उसपे उस समय 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, तो कुछ 10,000 रुपए महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा था। मैं 10,000 रुपए महीना इंटरेस्ट बन रहा था। मुझे लगता था अगर ये हो गया ना तो मैं सॉर्टेड हूँ लाइफ में। तो मेरे लिए तो वो था यार कि 10,000 रुपए महीना पैसिव इनकम आने लग जाए तो बहुत खुश हो जाऊंगा मैं, राइट? आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अभी दोनों डॉटर्स छोटी हैं, स्कूल जा रही हैं, आगे उनकी एजुकेशन है। सब कुछ करके भी मुझे लगता है कि ईज़िली मैं एक 15 सीआर के फिगर पे बहुत एक लग्ज़री लाइफ़ ऑफ रिटायरमेंट जो है वो जी सकता हूँ। ऑल्दो मेरा कॉर्पस उससे बहुत आगे निकल चुका है, बट मैं फिर भी बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करूँगा। अगर 15 सीआर भी होते तो मेरे लिए वो मोर देन सफिशिएंट थे। शायद वो मैं बहुत आराम से सस्टेन कर लेता अपनी पूरी लाइफ़ में, कोई ऐसी दिक्कत ना होती। कैसे कैलकुलेट किया 15 सीआर? अब ये मैंने आपको एक रैंडम नंबर बता दिया, हाँ। अदरवाइज़ इसकी कैलकुलेशन के पीछे बहुत बहुत मैथ्स और साइंस और आर्ट सब जाता है इसके अंदर, राइट? सो फायर नंबर को अगर कोई बोले इट्स अ साइंस, इट्स रॉन्ग, इट्स एन आर्ट। मैथ्स तो है ही है, इट्स एन आर्ट। व्हाई इट्स एन आर्ट? क्योंकि इसमें आपका आर्ट के साथ खास बात क्या होती है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है उसके अंदर, आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है उसके अंदर। तो मेरे फायर नंबर में मेरी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं किस तरह का लाइफ़स्टाइल जीना चाहता हूँ, राइट? और उसके बाद भी मैं अपने जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं किस तरह की सिक्योरिटी देख रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कुशल, मतलब अगर मुझे एक व्यक्ति का रिटायरमेंट प्लान करना पड़ जाए, यूट्यूब पे शायद वो 60 सेकंड की शॉर्ट में लोग बाग बोल देते हैं कि ये कर लो, हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं 15-20 घंटे लगाऊँ ना उस बंदे के साथ, तो भी शायद वो कम पड़ेंगे, क्योंकि मुझे उसका एक फैक्टर नहीं, मुझे उसका हर फैक्टर जानना है। वो अभी कैसा लाइफ़स्टाइल जी रहा है, वो आगे कैसा लाइफ़स्टाइल जीना चाहता है। अगेन उसके बच्चे कितने हैं, वो किस पोज़ीशन में है, शादी हो गई या नहीं हो गई उनके बच्चों की, एजुकेशन कौन से लेवल पे चल रही है। ये मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई आगे अब आपके गोल क्या है? जैसे मैं मान लो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंडिया का ना एक रोड टूर करना है और मुझे वो बड़ी अच्छी गाड़ी में करना है, 5 स्टार होटल्स में रह के करना है, वर्सेस मुझे एक बिल्कुल ही फ्रूगल टूर करना है इंडिया का। कि मैं तो भाई अपनी मोटर बाइक लेके निकलूंगा और जहाँ छोटा सा छोटी जगह मिल जाएगी रह लूंगा, किसी से रिक्वेस्ट भी कर लूंगा कि क्या आजकल वो टर्म चलते हैं ना, काउच सर्फिंग करके घूमना है मैंने, राइट? तो मेरा फायर नंबर कुछ और होगा अगर मैं काउच सर्फिंग करना चाहता हूँ, मेरा फायर नंबर कुछ और होगा अगर मैं 5 स्टार लग्जरी होटल्स में घूम घूम के करना चाहता हूँ। तो कोई इसके ना मेरा जो ये सारी जो मैंने डिस्कशन करी, कोई वन रूल ऑफ थंब नहीं है कि मैं बोल दूं 15 करोड़ तो आपका भी 15 करोड़, मेरा भी 15 करोड़। हम दोनों के लिए बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। एंड बिलीव मी, इंडिया में ऐसे लोग होंगे जो 2.5-3 करोड़ पे रिटायर हो रहे होंगे। इंडिया में ऐसे भी लोग होंगे जो 200-300 करोड़ पे भी रिटायर नहीं हो पाएंगे, राइट? सो इसका कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है। एंड यू हैव टू सिट, यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, और आपको नंबर्स उतारने पड़ेंगे पेपर पे, तब आपको जाके पता चलेगा कि क्या मेरा एक्चुअल फायर नंबर है। तो अभी लास्ट पॉडकास्ट में मुझे याद है हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड कॉर्पस आपका 25 करोड़ था। हाँ। तो अभी इसका क्या अमाउंट हो गया है? अभी आप मेरा और मेरी वाइफ का मिला के अराउंड बोल सकते हो 33-34 सीआर के बीच में घूम रहा होगा, राइट? एंड बस इतना ही है यार अभी तो 1 साल अपन ने कितना 1 साल पहले ही पॉडकास्ट किया था ना, 1 साल पहले। हाँ, तो इतना बड़ा जंप यस। कैसे? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? मेरे पास कुछ अमाउंट था जो मैंने एफडीज़ में और ऐसे सेफ जगहों पे पार्क कर रखा था, राइट? एंड मैं उनको म्यूचुअल फंड में इंट्रोड्यूस नहीं करता था। बट अगेन मेरी जो इनकम लेवल्स हैं वो थोड़े से बड़े, एक्टिव इनकम मेरी इंक्रीज़ हुई, तो मेरे पास जो कुशन था वो बहुत बड़ा बनता चला गया। तो मुझे लगा व्हाई नॉट टू इंट्रोड्यूस द एफडी अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड इटसेल्फ। तो मैंने सारा अब धीरे-धीरे वो मैं एसटीपी के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। पहले जो एफडीज़ में रखा रहता था वो उठा के मैं मार्केट में ग्रेजुअली ले आया हूँ और वो एसटीपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स के अंदर जा रहा है। और मुझे लगता है कि और 3-4 साल में खूब अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अगले साल और अच्छा अमाउंट बताऊँगा आपको। तो एसटीपी इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, राइट? तो इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो क्या होता है ये एंड हाउ इज इट बेटर देन लेट्स से एसआईपी और एनीथिंग एल्स? सो
बात बेटर की नहीं है, बात है अगेन आपके इंडिविजुअल चॉइस की, राइट? एक सैलरीड व्यक्ति है, उसके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट है, राइट? एक बिजनेसमैन है या ऐसा कोई व्यक्ति फ्रीलांसर है जिसकी इरेगुलर इनकम है, फॉर एग्जांपल आप और मैं, राइट? हमारी एक महीने तो भाई हो सकता है बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा हो, और एक महीने हो सकता है हमारे पास कोई काम ना हो, राइट? सो ऐसे में मेरे साथ थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग इनकम है, तो मैंने क्या करता था, मैं पहले सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखता था, वहां से एसआईपीज जारी होती थी। फिर मुझे जैसे जैसे मैंने म्यूचुअल फंड्स पढ़ा, समझा, सीखा, यू नो, जैसे पैसे कंपाउंड होते हैं वैसे नॉलेज भी कंपाउंड होती है। मैंने एसटीपी को बहुत अच्छे से समझा, और एसटीपी आप समझ लीजिए कि एक प्रोसेस है जिसमें आपके पास जब लमसम फंड होता है, आप उसे एक फंड में पार्क कर देते हैं जिसमें लो वोलेटिलिटी होती है, जिसमें बहुत हाई रिस्क नहीं होता है, और उस फंड से पीरियोडिक बेसिस पे पैसा निकल के सेकंड फंड में जाता रहता है। फॉर एग्जांपल देयर आर टू फंड्स, फंड ए, फंड बी। फंड ए is giving you around 6 to 8% returns, right? लो रिस्क, लो वोलेटिलिटी, आपके पास लमसम पैसा है, आप अचानक से फंड बी में नहीं डालना चाहते बिकॉज वो डायरेक्ट स्टॉक्स में चला जाएगा, और स्टॉक्स में क्या है कि मान लीजिए मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, एक तो ये बोलते ही कमेंट में 10 करोड़ की बात मत करो, 1 लाख की बात करो, तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, राइट? एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ लमसम मोड, तो आप क्या करोगे? आप उस 1 लाख को कहीं पे पार्क कर दोगे, और वहां पे एक इंस्ट्रक्शन दे दोगे, इस 1 लाख से हर महीने 10,000 रुपए महीना जो है वो ट्रांसफर होते रहना चाहिए। दिस इज एसटीपी। मेरे पास 10 CR है, मैंने उसको पार्क कर दिया, अब मैंने वहां पे इंस्ट्रक्शन दे दी कि हर महीने जो है वो एक्स अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होते रहना चाहिए फंड ए के अंदर। मैं फंड ए के अंदर क्यों नहीं किया एक बार में? एक तो लमसम पैसे के साथ ना एक चीज फ्री में आती है, वो है वोलेटिलिटी। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, मैंने इसको सबको बैक टेस्ट करा है, पूरे डेटा को मैंने बैक टेस्ट करा है। लमसम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न कोई इन्वेस्टमेंट दे ही नहीं सकती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है जो लमसम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न दे दे, बट लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ जो वोलेटिलिटी आती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको जो इंटेस्टाइन्स चाहिए वो स्टील की चाहिए। मतलब मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकती है और आपके आंसू निकल सकते हैं कि भाई ये मेरे पैसे के साथ क्या होगा। टू स्मूथ आउट दैट वोलेटिलिटी मैंने पैसा एक जगह पे पार्क किया है और वहां से मंथली बेसिस पे पैसा जो है वो जा रहा है। एसटीपी आप बोल सकते हैं इज एन एसआईपी ओनली, बट इट इज नॉट गोइंग फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, इट इज गोइंग फ्रॉम वन फंड टू अनदर फंड। जो नुआंसेस हैं वो ये है कि फंड आपके दोनों सेम, एक ही सेम फंड हाउस के होने चाहिए। सो लेट अस से फंड हाउस ए, उसके 2 फंड है 1 और 2, तो उसमें आप कर सकते हो। लेकिन अगर 2 फंड हाउस इन्वॉल्व हो गए, मान लो एक मोतीलाल है, क्वांट है, तो आपस में यहाँ पे एसटीपी नहीं हो पाएगी, राइट? आपके मोतीलाल की 2 फंड है, मोतीलाल ओसवाल के 2 फंड है, उसमें आपस में एसटीपी जो है वो हो पाएगी। तो अभी आप कितने अमाउंट की एसटीपी करते हो पर मंथ? यार मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत बुरा हूँ इन चीजों में, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, बट लास्ट टाइम जब मैं गो थ्रू कर रहा था, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसा इकट्ठा होता है मैं उसे आर्बिट्राज फंड के अंदर डालता हूँ एंड वहां से मैं एसटीपी लगा देता हूँ। तो वो मैं एसटीपी इस तरीके से करता हूँ कि मेरे पास जितना भी पैसा पड़ा हो 15 महीने के अंदर अंदर मेरा इक्विटी फंड्स के अंदर चला जाए। मतलब 15 महीने का मैंने एक बेंचमार्क ले रखा है कि इससे मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी जो है वो स्मूथ आउट हो जाएगी। तो मेरी कैलकुलेशन बोलती है उस समय जो मेरे को दिख रहा था अराउंड 50 से 60 लाख के बीच में महीने की मेरी एसटीपी जा रही होगी इस समय आर्बिट्राज फंड से उठ के इक्विटी फंड्स के अंदर, राइट? एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे, आर्बिट्राज फंड क्या है चलो वो देख लेंगे अभी आगे, लेकिन इस पे टैक्सेशन भी इन्वॉल्व है। और टैक्सेशन के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि आर्बिट्राज फंड इज अ वेरी फेवरेबल थिंग अगर आप जो है वो इन्वेस्ट करते हैं STP के थ्रू फॉर अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। व्हाई? बिकॉज आर्बिट्राज फंड गिव्स यू रिटर्न्स लाइक FD, बट द मेन पार्ट इज इट इज टैक्स लाइक इक्विटी, राइट? तो आपको टैक्स इक्विटी वाला लग रहा है, यानी शॉर्ट टर्म पे 20%, लॉन्ग टर्म पे 12.5%, बट ये आपको रिटर्न FD वाले दे रहा है। तो मेरे हिसाब से जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म मनी पार्क करना चाहते हैं या फिर STPs करना चाहते हैं, आर्बिट्राज फंड उनको बहुत सूट करता है, बहुत ज्यादा सूट करता है, राइट? तो मैंने सारा पैसा अपना आर्बिट्राज फंड में डाला और वहां से जो है वो STPs लगा रखे हैं, वही 50-60 लाख रुपए महीने के आसपास की STPs जा रही होंगी। हो सकता है 49 हो सकता है 59 भी हो और 65 भी हो। एक मैंने आपको लमसम आइडिया दिया, अब चेक करने को बोलोगे तो 2-10 मिनट लगेंगे थोड़े से, मैं चेक करके बता दूंगा भाई कितनी जा रही है। नहीं, हमको आप पे पूरा भरोसा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। बट सर एक बात बताओ, तो बिफोर वी गेट इनटू आर्बिट्राज फंड एंड ऑल, वो तो अलग ही टॉपिक है डिस्कशन का, बट मेरे को बताओ तो अभी जैसे 50 लाख अज्यूम भी किया मैंने STP, तो ये कैसे होता है? लाइक कितने महीने के लिए होता है? आपके दिमाग में कोई ऐसे, जैसे आपने बताया कि 15 मंथ्स के हिसाब से कुछ प्लान किया था, तो ऐसे कितने मंथ्स का होता है? मैं बहुत ज्यादा थॉट देता नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, मुझे देखो सिंपल बात समझ आती है। मेरे पास लेटेस्ट से 30 लाख रुपीज इकट्ठे हो गए, मैंने अपने 4 फंड डिसाइड कर रखे हैं। मैं उन 30 लाख को 4 फंड्स में डिवाइड कर देता हूँ। उन 4 फंड्स में ऐसे डिवाइड करता हूँ कि बेसिकली हर फंड के पीछे मैंने एक आर्बिट्राज फंड लगा रखा है, फीडर फंड उसे आप बोल सकते हो, फीडर फंड लगा रखा है मैंने। सो फॉर एग्जाम्पल
मेरा म्यूचुअल फंड हाउस है ए, उसके आर्बिट्राज फंड है, उसका इक्विटी फंड मुझे पसंद है, तो मैं इस 30 लाख को 4 से डिवाइड करूंगा और आर्बिट्राज फंड में पैसा डाल दूंगा। तो 7.5 लाख आपने आर्बिट्राज में डाल दिया। यस, अब हाँ, 7.5 लाख रुपए के बाद मैं एसटीपी लगा दूंगा। ओके। उस 7.5 लाख को मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा हाँ। और एसटीपी लगा तो दूंगा। एसटीपी 15 महीने की होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो एसटीपी आप आपने 15 महीने की कर मेरे रखी से है। एक बार गलती से डेली एसटीपी लग गई थी 1 लाख रुपए की। अच्छा, मैं कहूँ ये रोज मुझे मैसेज आ जा रहे हैं, फिर मैंने चेक किया। अगेन आई एम वेरी बैड एट दीज थिंग्स, ये जो जाके वेबसाइट पे टिक 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 करना होता है ना, तो मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने पर डे मेरी 1 लाख रुपए की एसटीपी जा रही थी उस टाइम पे। तो फिर मुझे समझ आया कि भाई ये चेंज करना है। तो एसटीपी आप कितने भी पीरियड की कर सकते हो, आप 1 साल की, 2 साल की, 1 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की। मैं 15 महीने क्यों लेता हूँ? मुझे लगता है कि अगेन ये वही है, प्रोफेशनल जजमेंट का केस है, राइट? मुझे लगता है कि अगर मैं 2 साल कर दूं, इसको 3 साल कर दूं, तो शायद मैं बहुत ज्यादा जो मार्केट की अपसाइड मूवमेंट है वो लूज कर जाऊंगा। और 15 महीने मुझे एक एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड लगता है जिसमें अपसाइड मूवमेंट भी कैप्चर हो जाएगी और डाउनसाइड रिस्क भी मेरा थोड़ा सा कैप्चर हो जाएगा। तो अभी जैसे अगर 50 लाख पर मंथ की एसटीपी मानते हैं, तो हम्म। वो अगर 15 महीने के लिए करते तो 7.5 करोड़ का आपने सेट असाइड किया था Right. फॉर एसटीपी, Right. करेक्ट? Right. तो यही अभी 7.5 करोड़ का अगर आपने सेट असाइड किया था, अगर मैं मान के चलूँ कि अगर यही आप एसआईपी करते, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एसआईपी वर्सेस एसटीपी, तो आप एसआईपी करते तो डायरेक्टली ये म्यूचुअल फंड में जाता, बैंक से every म्यूचुअल month, फंड में बैंक से म्यूचुअल फंड में जाता। और अभी क्या हो रहा है कि ये बेसिकली पहले आर्बिट्राज फंड में जा रहा है एंड देन Yes. वहां से अलग म्यूचुअल फंड्स में Yes. जाएगा, राइट? Yes. तो इसका फायदा यही है कि आर्बिट्राज फंड का भी रिटर्न मिल जाएगा, Right. प्लस वो जब दूसरे फंड्स में जाएगा तब उनका भी रिटर्न मतलब मिल जाएगा, Yes. करेक्ट? दैट्स द Yes, एडवांटेज। yes. अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि बैंक से भी तो जा ही रहा था और इससे भी हाँ। तो जा ही रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज? टैक्स इज द एडवांटेज। क्योंकि अगर बैंक में सेविंग्स में बढ़ा रहता, 0.1 4% का इंटरेस्ट मिलता, राइट? 0.2 4% के इंटरेस्ट पे मुझे स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ता, स्लैब रेट के बाद मेरे पर सरचार्ज भी लगता, एंड फिर वो सरचार्ज जो है वो टॉप परसेंट वाला आता, तो वो लगभग 39% के आसपास का टैक्स पहुंच जाता है। अभी क्या होता है कि 20% जो है वो आपका लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आर्बिट्राज में, और आपका 12.5% लगता है लॉन्ग टर्म पे, एंड दैट टू उस पे भी सरचार्ज की लिमिट है। अब ये बातें थोड़ी सी अगेन आपको तभी समझ आएंगी जब आपको ये चीजें ना पिंच कर रही होंगी। जूता पहनने वाले को समझ आता है ना जूता कहाँ चुभ रहा है, तो जूता सरचार्ज पे चुभ रहा था, तो वहां पे सरचार्ज जो है वो कितना लिमिटेड हो जाता है। इक्विटी के कैपिटल गेन्स पे जो टैक्स है, एक तो वो 12.5% है, 20% और 12.5%, फिर सरचार्ज उसमें 15% तक रिस्ट्रिक्टेड है। उसमें आपका सरचार्ज आपको 25% नहीं जाएगा, वो 15% तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, तो वहां भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये मुझे लगता है कि टैक्स एफिशिएंट है थोड़ा सा, एंड उससे बस थोड़ा सा सेविंग हो जाती है। तो अभी आप एसआईपी भी करते हो? एसआईपी मेरी कुछ चल रही है पुरानी, राइट? ऑनेस्टली पता नहीं कितनी चल रही हैं, बट कुछ तो चल रही हैं एसआईपी जो बहुत पहले मैंने शुरू करी थी और मैंने उनको कभी रोका नहीं है। वो परपेचुअल एसआईपीज चल रही हैं, एंड वो बस जा रही हैं अपने आप, फीड हो रही हैं। कितने 10-15 लाख की होगी पर मंथ एसआईपी भी? मेरे को अमाउंट बिल्कुल आइडिया नहीं है, मतलब 5 लाख लगा लो, Okay. 6 लाख लगा लो। एंड एसटीपी और एसआईपी दोनों मिला के आप बोल रहे हो लाइक 60-65 लाख पर मंथ का इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, लोअर एंड पकड़ो, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी करते हैं, तो वो 55-60 के आसपास, 60-62 के आसपास लगा लो, ये जा रहा होगा अभी। वाओ। एंड एक कॉन्सेप्ट होता है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, तो वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है एंड वो कैसे हेल्प करेगा आपको? एसडब्ल्यूपी मुझे ऐसा लगता है इट इज द मोस्ट misunderstood concept of the personal finance, and thanks to the finfluencers for making it the most misunderstood concept. Actually में people come to me, SWP के लिए म्यूचुअल फंड बता दो। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि SWP के लिए म्यूचुअल फंड नहीं होता है भाई? What is SWP? It is reverse of SIP. You are withdrawing money from the mutual fund corpus you have created. Step 1, create your mutual fund corpus. Then SWP आएगी ना। People want to start with SWP. और एक से एक मेरे वर्ड्स थोड़े से हार्श लग सकते हैं, बट हमारे टीचर्स तो भाई ऐसे डांटा करते थे, मैं भी टीचर हूं तो मैं भी डांट देता हूँ। एक से एक नमूना आता है हमारे पास। वो क्या बोलता है, मैं 20,000 रुपए महीने की SIP कर रहा हूँ और 5,000 महीना में SWP कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है भाई? अभी आप SWP इज टू बी यूज्ड जब आपके गोल्स अचीव हो गए, आपके टारगेट्स अचीव हो गए, आपका कॉर्पस हो गया, अब आप उसमें से अपने रिटायरमेंट के बाद आप पैसा जो है विड्रॉ करना शुरू करो। ये है SWP का असली यूसेज। या शायद कोई आके बोल सकता है कि थोड़ा बहुत टैक्स प्लानिंग के लिए यूज हो सकता है SWP का। आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दैट काइंड ऑफ टैक्स प्लानिंग जो शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम पे सिखाई जाती है। चिंदी चोरी बोलता हूँ मैं उसको सीधी सादी भाषा में। तो SWP इज लाइक रिवर्स SIP। आपने म्यूचुअल फंड में, जैसे मैंने मान लो 5 लाख रुपए महीने की SIP शुरू करी, थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूँ नहीं तो फिर कमेंट्स में बोलेंगे। लेटेस्ट से मैंने 5,000 महीने की SIP शुरू करी, मैंने उसे हर साल 10% से बढ़ाया, मैंने मेहनत करी 25 साल में
30 साल में मेरे पास कुछ करोड़ों का कॉर्पस इकट्ठा हो गया. नाउ आई वांट टू एंजॉय दैट कॉर्पस. नाउ आई विल विथड्रॉ फ्रॉम दैट फंड. और मैं उसके लिए क्या करूंगा? सिंपल, अपने म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे लॉग इन करूंगा, डैशबोर्ड में जाऊंगा. डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं वहां पे एक ऑप्शन आता है SWP का. SWP में सिलेक्ट करूंगा. वही पूछेंगे वन टाइम करना है या रेगुलर करना है. तो रेगुलर इज SWP. आप उसे एक डेट बता दोगे, लेट अस से 10th ऑफ एवरी मंथ. उस म्यूचुअल फंड कॉर्पस से पैसा निकल के 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में आ जाया करेगा. दैट इज SWP, राइट. और लोगों ने इसका जो हवा बना रखा है, पता नहीं क्या, कोई भाई जुपिटर से कोई चीज आ गई है जो अचानक से आपको अमीर बना देगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको अमीर खुद ही बनना पड़ेगा. SWP, बस आप उस अमीरियत को फिर जियोगे. दैट्स इट. कभी ऐसे हुआ है कि कोई एक साल में कोई एक फंड ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया है? बहुत बार. और यही तो ब्यूटी है. यही तो ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की. और यही पे तो आपको बिहेवियर आता है जो आपको जितवाता है. तो आपके म्यूचुअल फंड जर्नी में भी हुआ है यस, ऐसा? 100%. कौन से ईयर में हुआ था? आप सबसे पहले 2020 उठा लो, कोविड ईयर उठा लो. एंड मैं आपको एग्जैक्ट चेक करके बताऊंगा, शायद 2021-22 में भी एक मूवमेंट आया था जब पूरे एक साल मेरे फंड ने 0 रिटर्न दिया था, राइट. और यही तो ब्यूटी है कि भाई आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है. आप लीनियर रिटर्न एक्सपेक्ट मत करो. रिटर्न ऊपर नीचे होके आएंगे. और जिस फिलॉसफी में मैं इन्वेस्ट करता हूं, उस फिलॉसफी का एक डाउन साइड पता है क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग का डाउन साइड क्या है? ये जो 21-22 था ना, ये बुल रन रहा था. अच्छा स्टॉक मार्केट भागा था, स्मॉल कैप भागा था, सब भागा था. उसके बाद मेरे ख्याल से 22-23 तक भागते रहे थे सारे फंड. वैल्यू इन्वेस्टिंग में ऑपोजिट चलती है. जब सब बहुत तेज भाग रहे होते हैं, धीरे पड़ जाती है. और जब सब गिर रहे होते हैं ना, ये वहां पे खड़ी रहती है चुपचाप से. तो उस टाइम में मेरे फंड ने मुझे ऑलमोस्ट 0 रिटर्न दिया. और मैं भी सोचता था पैसे तो जा रहे हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे. बट मुझे विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरी कन्विक्शन थी, जो मेरी समझदारी थी, मुझे उस पर पूरा विश्वास था. और आज वो विश्वास रंग ला रहा है. अब आप ये सोचो कि यहाँ से सारे फंड छोड़ दो, सिर्फ एक वो फंड जिसपे 18% का CAGR XIRR मुझे मिल रहा है, राइट. और सिर्फ उसी का अमाउंट 10 करोड़, उसी को डबल कर लो यार. अगर वो भी डबल हो रहा है तो नेक्स्ट 4 ईयर्स में, मैं इसकी एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट 4 ईयर में वो 20 करोड़ और अगले 4 साल में वो 40 करोड़. मतलब मेरा जितना आज कॉर्पस है वो अकेला उस फंड के अंदर जो है अमाउंट इन्वेस्टेड होगा, राइट. सो ये बात समझने वाली है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, आप जीतेंगे. आप शॉर्ट टर्म में आओगे, आप हारेंगे इक्विटी में, हारेंगे. तो हमने आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ली, आपने उस पे XIRR भी बता बेस्ट दिया. इन्वेस्टमेंट मेरी कुछ और है. अच्छा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? हाँ, बेस्ट इन्वेस्टमेंट तो हर इंसान की होती है, उसके स्किल्स. मैं जितने भी पैसे कमा पाया ना कुशल भाई, स्किल से तो कमा पाया. तो मैंने अपने स्किल्स में जो इन्वेस्टमेंट किया, मैं आज भी बहुत कोर्सेज करता हूँ यार. मुझे आज कोई चीज सीखनी है ना, मैं ढूंढूंगा भाई उसके कहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं बातें, और चला जाऊंगा उसके पास. कौन सा एग्जांपल देना? सो मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक US बेस्ड कोर्स किया था, राइट. भाई एक सबसे बड़ी टेंशन पता क्या थी? मैंने बताया ना, वी आर अर्ली राइजर्स. वो रात को पढ़ा रहे थे, उल्टा टाइम चलता था. तो 4 दिन मैंने सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में समझा भाई. और पूरा US के बारे में वो समझा रहे थे कि US में वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, दिस एंड दैट. इंडेक्स फंड के बारे में पहले मैंने सीखा कि इंडेक्स फंड होते क्या है. इवन म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने सीखा. तो मेरे लिए बेस्ट स्किल मेरा पता क्या रहा है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरा स्किल रहा है. क्या कॉस्ट था वो कोर्स का? डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट कॉस्ट थे. जैसे US वाला जो मैंने किया था 2017 में, शायद मैंने किया था 2017-18 में. आई थिंक उस समय वो मुझे 30,000-40,000 के आसपास का कॉस्ट करना था. एग्जैक्ट नंबर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना ध्यान आ रहा है मुझे. तो इस तरह की ये मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी. मेरा माइंडसेट वहां से डेवलप होना शुरू हुआ, राइट. बुक्स मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है. मेरे पास एक अजीब सा स्किल है, मैं एक ही बुक को 8 बार पढ़ सकता हूँ, 10 बार पढ़ सकता हूँ, तब भी बोर नहीं होता हूँ. हर बार कुछ नया सीखता हूँ. मेरे पास 2 बुक्स हमेशा पड़ी रहती हैं. एक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसकी 100 कॉपीज मंगा रखी है मैंने. मेरे ऑफिस में जो आता है मैं उसको उठा के देता हूँ, ले भाई ये भी पढ़ना है. अभी मेरा कुछ ऑडिट चल रहा था, तो कोई ऑडिटर आया था, किसी हमारे एक एफिलिएट करते हैं किसी को वहां से, तो मैंने तो बुक उठा के दे दी, खुश हो गया वो भी. साइकोलॉजी ऑफ मनी हमेशा मिलेगी. इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा मिलेगी. और मैं और वृंदा जब भी वो बुक पढ़ रहे होते हैं ना, हम साथ में बैठ कर रीड करते हैं. हम कहते हैं यार ये पहले कैसे नहीं समझ आया था हमें, ये वाली इनसाइट पहले क्यों नहीं मिली थी. जो आपने स्टॉक मार्केट में गलती की, तो ये 2018 की बात है. तो उससे पहले टाइमलाइन मुझे एग्जैक्टली चेक करनी पड़ेगी क्या है. बट उससे पहले आप इन्वेस्टिंग कर रहे थे. इन्वेस्टिंग आपने कब उससे पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं इन्वेस्टिंग के. सो मेरे एक फ्रेंड होते थे, हर्ष गोलचा, राइट. अब वो नहीं रहे इस दुनिया में. कोविड के समय जो है उनकी डेथ हो गई. तो वो मेरा स्कूल फ्रेंड था, मारवाड़ी था. अब मारवाड़ी उसमें क्या है ना, फैमिली में भाई साहब स्टॉक मार्केट, बिजनेस, ये वाला माहौल पूरा होता है. और उसके घर पे मैं जाता था भाई. उसके जो फादर थे ना, वो ऐसे पलंग लगा हुआ था, दीवान लगा हुआ था जिसे बोलते हैं, वहां पे बैठते थे. सुबह 9 बजे स्टॉक मार्केट शुरू होती थी. उसके हर्ष के ब्रदर का नाम है प्रसन्न गोलचा. तो हर्ष गोलचा एंड प्रसन्न गोलचा, ये 2 लोग थे जिन्होंने पहली बार मुझे स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाया. आई वाज लाइक, ओ माय गॉड,
ये तो बड़े अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। जैसे एक नॉर्मल, आप समझो ना, मैं उस समय अपने कॉलेज में था, 2005-6 की बात होगी, राइट? तो कितना एक्साइटमेंट फील होती है कि 200 रुपए कमा लिए दिन में, 300 रुपए कमा लिए दिन में, राइट? मतलब बढ़ता हुआ देख लिया शेयर को। तो वहां से ये शुरुआत हुई थी, राइट? कुछ स्टॉक, पहली बार मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बस मैंने तब ना डीमैट अकाउंट आपका कैसे होता है, आपको फोन करके ऑर्डर प्लेस करना होता था, भैया ये वाले स्टॉक का भाव बताओ, फिर वो भाव बताते थे, फिर आप बोलते थे अच्छा ये मेरे लिए इतनी क्वांटिटी खरीद लो। मैंने बड़े घबराते हुए, मैं कांप रहा था, भैया एक खरीद लेना, वो भी हंसने लग गया कि एक खरीद लेना। मैंने कहा एक ही खरीद लो यार अभी के लिए आप, राइट? तो डीमैट अकाउंट आज भी है मेरा। वो डीमैट अकाउंट मुझे डॉर्मेंट वगैरह हो गया होगा, उसे दोबारा रीएक्टिवेट कराना है, ये एक टास्क है, टू डू में लिखा हुआ है मैंने अपने। तो वो मैंने एक स्टॉक खरीदा था, वो मेरा फर्स्ट स्टॉक था, एंड मैं बोलते हुए इतना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ कि यार वो एक अलग समय था। उसके बाद मैंने कुछ 2006-7 में शायद मैंने किसी आईपीओ में पैसे लगाया, और बहुत अच्छा आईपीओ निकला वो, पता नहीं कैसे, मतलब आई हेट आईपीओज, उस समय नहीं पता था। आज की डेट में तो कोई मुझे आईपीओ के बारे में बोले मैं दूर भाग जाता हूँ, राइट? सो मैंने आईपीओ में कुछ पैसे लगाए, वो बहुत अच्छा निकल गया शेयर। तो हमें तो लगता था भाई बस अब बताओ कौन से शेयर को हाथ लगाना है, मैं ही बढ़ाऊंगा सारे शेयर को आगे। एसएमई आईपीओस का कॉन्सेप्ट क्या है? तो मतलब छोटी कंपनीज जो होती है वो लिस्ट कर सकती आप है। ये समझ लो कि ये एक तरह की मोटिवेशन थी हमारे रेगुलेटर्स की तरफ से उन लोगों को जो कंपनी फॉर्मेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं और फंडिंग्स लेना चाहते हैं, राइट? मैं अगर इसको बहुत लूज लैंग्वेज बोलूं, इट्स काइंड ऑफ शार्क टैंक इंडिया पब्लिक। एग्जैक्टली यही हो रहा है ना कि आप एसएमई आईपीओ में, हम जैसे लोग जो शार्क टैंक इंडिया में जाके नहीं बोल सकते ये लो जी 10 लाख का चेक, वो हम एसएमई में पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज हाउ आई सी इट। अच्छा इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन इंसान की दिक्कत क्या है कि उसे हर जगह पे सट्टा खेलने में मजा आता है, हर जगह पे दिल है कि मानता ही नहीं। आप देख लो महाभारत से लेके आज तक सट्टा ही चल रहा है, हर जगह पे इंसान को पता नहीं क्या थ्रिल मिलता है सट्टा खेलने में, तो उसने इसका भी सट्टा बना दिया, जबकि बहुत अच्छी चीज है। आप सोचो कुशल, आपने मेहनत करके कंपनी बनाई, आपको फंडिंग चाहिए, एंड यू थिंक दैट योर कंपनी इज हाईली स्केलेबल, आपको एसएमई आईपीओ का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वाओ, यू कैन गो पब्लिक, यू कैन से माय कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। मेरे साथ में आपको मैं एक बताता हूं, जिस जगह पे मैं कोचिंग देता था उस जगह पे एक व्यक्ति की कंपनी थी, छोटी सी, आई थिंक इस रूम से डबल लगा लो इतनी कंपनी होगी उसकी। आज वो भाई उसने एसएमई बोर्ड का आईपीओ लेके आया और आज वो आई थिंक बहुत बहुत बड़ा प्लेयर है। अभी मैं देख रहा था शायद चैट जीपीटी वाले उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ओपन एआई सोचो उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। ये एक सक्सेस स्टोरी है एसएमई आईपीओ की, और ऐसी बहुत सक्सेस स्टोरी होंगी। बट पॉइंट क्या है, लोगों ने क्या किया होगा, सट्टा खेला होगा उसके शेयर के साथ। इतने लंबे समय तक तो कोई इन्वेस्टेड रहा नहीं होगा, क्योंकि ये आए ऐसे ना कि 15,000 लगाए, 20,000 लगाए, वॉट एवर द अमाउंट इज, आई इवन डोंट नो कि मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है। तो जो भी लगाया वो बस वो लगाया हुआ, थोड़ा सा गेन हुआ, बाहर निकल गए। लेकिन वही अगर इस कंपनी को इन डेप्थ जाके एनालाइज करते और उस कंपनी में 1 लाख रुपए लगा के रुके रहते तो कमाल हो जाता है। लेकिन ना वो पेशेंस किसी के पास है, ना वो रिसर्च करने की एबिलिटी किसी के पास है, ना वो रिसर्च करने का माइंडसेट किसी के पास है। क्विक गेन्स, एवरीबडी वांट क्विक गेन्स, एंड this motivation to get quick gains leads to irreparable losses। अगर आप लोग इस बात को समझेंगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। एक गुरमीत चड्डा जी हैं, मैं उनके साथ लखनऊ में था, वहां पे गजेंद्र कोठारी जी भी थे, मैं, गजेंद्र जी और गुरमीत जी, हम 3 लोग थे वहां पे। तो मैं गुरमीत जी से कुछ सवाल जवाब कर रहा था, उन्होंने एक बात बोली कि अगेन पता नहीं गुरमीत जी मुझे जानते भी होंगे कि नहीं, मैंने तो उनसे सवाल कर लिए थे भाई, राइट? तो मैंने उनसे, आई होप मैं उनका नाम भी सही ले रहा हूँ, मैंने उनसे एक सवाल, मतलब ऐसी कुछ बातचीत चल रही थी, उन्होंने बोला कि भाई इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ इट विल टेक 20 years, बट इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ फास्ट इट विल टेक 30 years, बिकॉज पहले 10 साल ये समझने में लग जाएंगे कि वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड फास्ट। सो ये इतना बढ़िया लेसन है ना हम सबके लिए कि भाई आपको जल्दी वेल्थ क्रिएट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। एंड वॉरेन बफे इसमें क्या बोलते हैं कि यू कैन नॉट मेक अ बेबी बाय गेटिंग 9 women pregnant in 1 month, it will take 9 months। बात ठीक है ना, आप 9 लोगों को एक साथ प्रेग्नेंट करके 1 महीने में एक बेबी नहीं निकाल सकते। ये वॉरेन बफे की बात है, वॉरेन बफे ने बोली ये बात। तो आपको ये बात समझनी है कि हम हर चीज में जल्दी में लगे हुए, वो आपको अपने बिहेवियर, इट्स ऑल अबाउट योर बिहेवियर कंट्रोल। वाओ, तो बहुत ही सही कोट था। पता है मैंने एक कोट पढ़ा था, इन्वेस्टिंग इज बेसिकली 99% टेम्परामेंट एंड 1% इंटेलिजेंस। 100% एग्री करता हूँ मैं इस बात से। मैं कहता रहा हूँ मेरे पास क्या है कुशल, मेरे पास सिर्फ बिहेवियर है। और मुझे कभी कभी लगता है आई एम अ स्प्लिट पर्सनालिटी काइंड ऑफ गाय। मैं अगर अपने बिजनेस में हूँ, आई वांट व्हाट आई वांट इट नाउ, और मैं जब इन्वेस्टिंग में आता हूँ
अरे होने दो, मैंने रिसर्च करके इन्वेस्ट किया है, मैं नहीं देख रहा इसे 10 साल से पहले, 15 साल से पहले देख नहीं रहा मैं, और मैं उस बात को प्रूव कर रहा हूँ। 2016 में जो इन्वेस्टमेंट थी वो आज भी एज इट इज है। 2018 में जो इन्वेस्टमेंट थी वो एक भी, ये जो मैंने आपको यूनिट्स बताया अभी 2018 वाला में जो इन्वेस्टमेंट है, 1 रुपया मैंने इसे रिडीम नहीं किया आज तक, 1 रुपया भी। और आप सोचो कि अब ये क्या बनने वाला है। मैं कहता हूँ ये फंड आज तक 4 साल में डबल करता रहा, चलो 5 में कर देगा, आगे चल के 6 में कर देगा, मैं तब भी जीत रहा हूँ, और बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा हूँ। तो पॉइंट इतना ही है कि 99% इज टेम्परामेंट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और लोगों के पास वही नहीं है। लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग भाई कोई बहुत बड़ा साइंस है, कुछ तो इसमें भाई मैजिक फॉर्मूला है, कोई तो हम भाई ऐसी स्टॉक ढूंढ लेंगे जो रातों रात हमें अमीर बना देगा। नहीं है, इन्वेस्टमेंट इज बोरिंग टू द कोर। इन्वेस्टमेंट इज लाइक आपने घास लगाई है, अब आप वहां बैठ के देख रहे हो कब तक कब बाहर निकलेगी और कैसे बड़ी होगी। इतने पेशेंस चाहिए आपको। आपने दीवार पे पेंट कर दिया है, आप वेट कर रहे हो कब सूखेगा, वहीं बैठ के आप वेट कर रहे हो। इतना बोरिंग है इन्वेस्टिंग। और मैं अगेन, ये जो आपको मैंने बुक बताई थी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के चैप्टर 1 की कमेंट्री के ऊपर एक कोट लिखा हुआ है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है कि इंसान खाली कमरे में 1 घंटा शांत नहीं बैठ सकता। मतलब कितना बड़ा कोट है, राइट? कि भाई इंसान के साथ इंसान शांत नहीं है ना, यही सारी की सारी जो है वो फसाद की जड़ है। तो अगर आप शांत बैठ सकते हो, अगर आप पेशेंस है आपके पास, पेशेंस भी सही डायरेक्शन में, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट भी सही करी हो ना, गलत इन्वेस्टमेंट करके पेशेंटली बैठोगे तो भाई तो वो खराब हो जाएगी। सही इन्वेस्टमेंट करके आप पेशेंटली बैठो और उसे ग्रो होते हुए देखो। पता नहीं मेरा मैं कैसा हो गया हूँ, मुझे मजा आता है उसे ग्रो होते हुए देखने में कि वाओ यार, कि हमने कहाँ से शुरुआत करी थी, सही रिसर्च के साथ शुरुआत करी थी, सही पैरामीटर्स पे हमने इन्वेस्टिंग करी, और आज वो बढ़ती है ना तो मजा आता है मेरे को। अगेन यार, मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ भाई, कोई शो ऑफ वो ऑफ नहीं है, ये लेसन्स है। मैंने आपको अपनी इनकम कितनी बताई थी फर्स्ट ईयर की, आपको याद है? 2,48,000। मैं आपको अपना 1 दिन का रिटर्न बताता हूँ, कितना है मेरा 1 दिन का रिटर्न, आप देख सकते हो इसमें। 1 दिन का रिटर्न? 1 दिन का रिटर्न सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा। वाओ। एक कॉन्सेप्ट है इमरजेंसी फंड्स का। हाँ। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है और कितने महीने का रखना चाहिए, किसको रखना चाहिए, इस पे थोड़ा बात कर सकते हैं? इमरजेंसी फंड ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। ये बातें भी धीरे धीरे समझ आती हैं आपको। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब तक घटना घटती नहीं ना, तब तक आपको उनकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती। वाई वी शुड हैव इमरजेंसी फंड। कोविड ने हम सबको बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करी। कोविड में क्या हुआ था, सिचुएशन ये थी कि कई लोगों की इनकम रुक गई, खर्चे नहीं रुके, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति ऐसे थे जो जिनको बाहर जाके पैसा अर्न करना पड़ता था, या होटल वाले लोग थे जो छोटे वगैरह होटल्स वगैरह चला रहे थे, उनकी इनकम रुक गई। लेकिन क्या एक्सपेंसेस रुक गया? नहीं। आपने अगर कोई लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट चलता रहा। आपके घर में खाने पीने की, ग्रोसरी की चीजें चाहिए, आप रेंट पे, आपको रेंट पे करना ही करना है, दवाइयां आनी है, दवाइयां आनी है। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा आपको काम आता है आपका इमरजेंसी फंड। आप इसका एक और एंगल समझना कुशल, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दिन रात लोगों से मिलता हूं, उनसे इन्वेस्टिंग के बारे में बात करता हूं। एक तो वही है ना कि गंदी आदत पड़ गई है कि जो भी मिलेगा ना, अगर मैं किसी होटल के गार्ड से भी बात करने बैठ गया ना, मैं उससे पूछ लेता हूँ इन्वेस्ट करते हो क्या, कुछ अमाउंट जोड़ रखा है, कुछ सेव करते हो क्या। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं जरूर ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्यों? आई वॉन्ट टू नो कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में। तो मुझे कई बार लोगों ने पता क्या जवाब दिया, सर इन्वेस्ट तो कर दें, लेकिन अगर एकदम से पैसे की जरूरत पड़ गई तो। वो जो एकदम से पैसे की जरूरत पड़ गई ना, उसके लिए आपकी इमरजेंसी फंड की बकेट होती है। और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, जब आप बिल्डिंग बनाते हो ना, आप पहले गड्ढा खोदते हो, उसकी नींव रखते हो। इमरजेंसी फंड वो नींव है आपके पोर्टफोलियो की। जिसके पास इमरजेंसी फंड है ना, वो चौड़े में इन्वेस्ट करता है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। और जिसके पास इमरजेंसी फंड नहीं है ना, वो हमेशा सोचता रहेगा यार कल को पैसे की जरूरत पड़ गई तो। नुकसान कैसे होता है, अगर आपने 100% पैसा स्टॉक में लगा रखा है, कोविड जैसा इवेंट हो गया, कोविड जैसे इवेंट में इमरजेंसी आती है, आप उस समय स्टॉक मार्केट से पैसा निकालने जाओगे, क्या होगा? आपके 100 रुपए 60 रुपए बन गए थे, और 60 रुपए में से भी आपने विड्रॉ कर लिया। 100-60 कैसे बन गए थे? आपने 100 रुपीज लगा रखे थे, कोविड आया, 40% मार्केट नीचे आ गई। 40% मार्केट नीचे आई, 100 रुपए के कितने रह गए? 60 रुपए रह गए, उसमें से भी आपने विड्रॉ कर लिया। तो कड़की में आटा गीला होना, ये कहावत है, वो हो गई। अगर यही इस बंदे के पास इमरजेंसी फंड होता, 100 के 60 हुए, आपको पता है अगले साल वो 150 हो गए थे। गेटिंग ए पॉइंट, के अगले साल वो फिर पैसा बढ़ गया था। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता, तो क्या आपको वो 40 रुपए अपने स्टॉक में से निकालने पड़ते? नहीं निकालने पड़ते। वन शुड ऑलवेज हैव इमरजेंसी फंड। रूल ऑफ थंब क्या बोलता है? 6 महीने ऑफ योर एक्सपेंसेस, मतलब योर एक्सपेंसेस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6। अगेन रूल ऑफ थंब इज रूल ऑफ थंब।
आपको खुद बैठना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. आपकी लाइफ किस तरह की है. नंबर 1, आप क्या अकेले रहते हो. नंबर 1, अकेले रहते हो कि नहीं. नंबर 2, भाई माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ऊपर. माता पिता की तबीयत तो खराब नहीं रहती. कोई लोन तो नहीं है जिसका इंटरेस्ट जाना है. रेंट पे तो नहीं हो. शादी हो गई. बच्चे तो नहीं है. बच्चे 1 है कि 2 हैं. बच्चे 2 हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं. बहुत सारे फैक्टर्स बैठ के आपको रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे. तब जाके आप डिसाइड कर पाओगे कि कितने महीने का खर्चा मुझे इमरजेंसी फंड में रखना है. ये बोलने से कि 3 महीने का, 6 महीने का, ऐसे नहीं चलता है. आप किस तरह के कपल हो. आजकल कपल चलता है ना, डिंक कपल, डुअल इनकम नो किड्स. इट्स वेरी फेमस टर्म नाउ डेज. तो अगर आप डिंक हो, आपको हो सकता है आपको 2 महीने का इमरजेंसी फंड काफी हो. आपके माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. हस्बैंड वाइफ है, दोनों कमाते हैं. एक की जॉब चली गई तो दूसरे की आ जाएगी, और जब तक दूसरे की अगर कुछ दिक्कत हो तो पहले वाले की लग जाएगी. मतलब बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वहां पे बन जाते हैं. शायद 2 महीने के इमरजेंसी फंड पे आप काम कर जाओ. लेकिन वहीं पे इस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसकी शादी हो चुकी है. शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल जा रहे हैं, एक गाड़ी है लोन पे, एक घर है लोन पे, मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर पे, मम्मी पापा की तबीयत भी खराब रहती है. इस बंदे को 2 साल का इमरजेंसी फंड चाहिए, क्योंकि इसको कुछ हो गया कल को. ऐसा तो है नहीं कि भाई अचानक से नई जॉब लग जाएगी आपको, लेकिन खर्चे तो चलते रहेंगे और पता नहीं जॉब कब लगेगी. लेकिन आपको ये 2 साल का इमरजेंसी फंड इतना बड़ा कुशन देगा, इतना आपको बेस देगा कि आप आराम से अपने उस टफ पीरियड को सर्वाइव कर जाओगे. सो इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है. इमरजेंसी फंड एज द नेम सजेस्ट, इट इज फॉर इमरजेंसीज. एंड अगेन मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में बोलते हैं, रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी, इमरजेंसी इज व्हाट यू डोंट सी. आप सारी चीजों को कवर तो करने की कोशिश करते हो, बट आपको नहीं पता जॉब कब जा सकती है, बिजनेस कब फ्लॉप हो सकता है. उसके लिए आप पैसा जरूर जोड़ के रखिए, ताकि जब वो समय आए तो आपके पास खर्चा करने के लिए पैसे हों. तो आपने भी बना रखा है इमरजेंसी फंड ऐसे कोई? मैंने अलग से पार्क कर रखा है उसको, सेफ एसेट्स में पार्क कर रखा है उसको, लिक्विड एसेट्स में पार्क कर रखा है. उसके भी अलग अलग बकेट्स होते हैं, राइट. तो मैंने उन बकेट्स में उसको पार्क कर रखा है. क्या होते हैं बकेट्स? जैसे मैं जो सजेस्ट करता हूँ, देयर शुड ऑलवेज बी सम मनी एट योर प्लेस, जो हार्ड कैश में आपके पास हो, राइट. ना आपको एटीएम जाना पड़े, ना आपको बैंक जाना पड़े, और कभी कभी बैंक और एटीएम एक्सेसिबल नहीं होते हैं. देन देयर इज सम मनी जो आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ी रहे, कि आप कैश के बाद आपके पास सेविंग्स अकाउंट है, आप वहां से उसको विड्रॉ कर सको जल्दी से जब आपके बैंक ओपन हो. देन उसके बाद का जो पैसा है, एटलीस्ट मेरे केस में, आई कीप इट इन आर्बिट्राज फंड. अगर कोई और व्यक्ति हो तो वो उसे एफडी में भी रख सकता है. अगर उसके ऊपर टैक्स रेट बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है तो उसे एफडीज में भी रख सकते हैं. बट इमरजेंसी फंड को भी आप 2-3 बकेट्स में बांट देंगे तो बहुत सही रहेगा. कुछ आपके घर में कैश पड़ा है, कुछ आपके सेविंग्स अकाउंट में है, और कुछ आपके एफडी या फिर टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट में पड़ा हुआ है. एफडी से ज्यादा मुझे जो समझ आता है वो आता है अगेन डेट म्यूचुअल फंड और आर्बिट्राज फंड. ज्यादा समझदारी वाली बात है अगर आपको टैक्स ज्यादा परेशान करते हैं तो. आपने एक्चुअली पॉडकास्ट के स्टार्ट में भी यूज किया था आर्बिट्राज फंड, एंड अभी भी वापस यूज किया. तो एक बार सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज एन आर्बिट्राज फंड. जादू है भाई, जादू. आर्बिट्राज क्या होता है, मतलब आप समझो कि अभी आईफोन आया ना नया, तो लोग जैसे आईफोन आता है, घिसे पिटे पोस्ट, किडनी बेच दो, जापान चले जाओ, वियतनाम चले जाओ. यही घिसे पिटे पोस्ट है. सेम है जी, वाई टू बाय अगेन. सो माय पॉइंट इज कि आपने देखा है जापान में आईफोन मिल रहा है. लेट अस से आईफोन जो 17 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया में बेस मॉडल उसका 82,000 रुपीज का लॉन्च हुआ है, और जापान में वो मिल रहा है लेट अस से 70,000 का. अगेन प्लीज डोंट कैच मी ऑन दी नंबर्स भाई, मैंने नहीं देखा जापान में कितने का मिल रहा है. अब कुशल ने दिमाग लगाया कि मैं एक काम करता हूँ, जापान से लाता हूँ 10 यूनिट और यहाँ लाके भेज देता हूँ. दिस इज आर्बिट्राज. एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कभी कभी जो है 2 अलग अलग जगहों पे, अलग अलग एक्सचेंजेस पे अलग अलग चल रहा है, उसमें छोटा सा आर्बिट्राज मार्जिन होता है, एंड पीपल टेक बेनिफिट ऑफ दिस आर्बिट्राज मार्जिन. दिस इज आर्बिट्राज फंड. वेल एस्टैब्लिश्ड जो इनका हिस्टोरिकल रिटर्न है वो 6 से 8% के बीच में है. खास बात यह है कि दे आर ट्रीटेड एज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, and when they are treated as equity oriented mutual fund, they get the benefit of the various tax exemptions such as 1.25 lakh per year आपका वो exempt होता है, and जो ऊपर taxable होगा लॉन्ग टर्म में वो आपका 12.5% पे, और अगर शॉर्ट टर्म है तो विदाउट एनी एग्जेम्पशन 20% पे टैक्सेबल हो जाएगा. ये इसका फायदा मिलता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ लैंग्वेज में तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये कंपैरेटिवली सेफ होता है. इसके अपने रिस्क हैं, लेकिन वो रिस्क आपको ज्यादा टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है ज्यादा. लास्ट सेगमेंट डिस्कस करना है बुक्स के ऊपर. हाँ तो जी. आपकी फेवरेट फाइनेंस, आपने बताया 2 फाइनेंस बुक्स तो आप रखते हो, साइकोलॉजी ऑफ मनी और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. इसके अलावा कोई और ऐसी कोई बुक है, या तो ये 2 बुक में से 2-3 चैप्टर या 2-3 लर्निंग्स क्या है आपके जो हमेशा आपके फाइनेंस जर्नी में आपको काम आए? एक तो मेरे को बुक्स पढ़ के ना, खासकर साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ के, मुझे एक लेसन ये मिला कि आपको किसी को किसी के पैसे पे जज नहीं करना चाहिए. उसका लक कैसा रहा, आपका लक कैसा रहा, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और किसी के फाइनेंशियल डिसीजंस पे भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नो वन इज क्रेजी. आपके मम्मी पापा अगर एफडीज के पीछे आज भी भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने एफडी से 12% का रेट देखा है, राइट. एंड अगेन
इसी बुक से मुझे सिंप्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिली कि अपने इन्वेस्टिंग को आप जितना सिंपल बनाओगे उतना ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आप लंबा चल पाओगे, उतना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ये मेरी 2-3 कोर लर्निंग्स हैं